हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 6 है ना आपकी न्यू टेक्स्ट बुक, तो उससे रिलेटेड हम सारी चीजें जानेंगे, है ना। तो हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। ओके, तो ये जो आपकी न्यू बुक है इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, तो तीनों चीजों को ना कंबाइन कर दिया गया है और एक कंबाइन आपकी बुक निकल के आई है ना। तो इसमें हम एक्सप्लोरिंग द सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो शुरू में इंट्रोडक्शन है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आप, इसमें यही बताया गया सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक इंस्पायरिंग कोटेशन दी रहेगी। ओके, और ये सारे जैसे कि आपको साइड में जो है वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन भी दिए रहेंगे। ग्लॉसरी है ना, एक मिनी डिक्शनरी भी दी गई है आपको, जो आपकी टेक्स्ट बुक के आखिरी पे दी है, ठीक है। ये देखो, है ना। तो इस ग्लॉसरी में ना आपको सारे जो वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में दिए गए उसके जो है मीनिंग आपको पता चल जाएंगे, है ना। अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजों की बात की गई है यहाँ पर। जैसे बोलते हैं ना अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि यहाँ इस प्लेट्यू में जो है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ऐसी चीजें बोलते हैं, है ना। तो अबंडेंस और कई सारे मीनिंग दिए गए यहाँ पर, देखो वर्ड के। तो चैप्टर के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे इसे भी। ओके, तो मेन चीज ना हमें आपको ये बताना था कि जो इंट्रोडक्शन में ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, जिसमें पार्ट 3 में 12 से लेकर के 35 तक जो है हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, बेसिक जो हमें राइट्स दिए गए हैं। आप सिटीजन हो इंडिया के, तो आपके ये कुछ अधिकार हैं, ठीक है, जिनको फुलफिल करना जो है सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, उसका कोई उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जो है आप डायरेक्टली जा सकते हो, अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है तो। पर इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट लगाती है। ओके, फंडामेंटल राइट्स पे, जैसे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, बोलने का अधिकार है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना आप गाली गलौज करो या फिर किसी को कुछ गलत शब्द बोलो, है ना, या फिर किसी का अपमान करो या फिर मतलब डिफेम करो, गलत तरीके से किसी को कुछ गलत बोलो। तो ये नहीं है आपका अधिकार, ठीक है। तो आप अपनी बातों को रख सकते हो, है ना। तो ये आपका अधिकार है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं। कई लोग नहीं, बहुत नेता लोग होते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। कई सारे जो रिलीजियस जो हेड होते हैं, वो भी जो जैसे कि नहीं जो रिलीजियस हेड होते हैं ना, तो वो लोग भी गलत तरीके से भाषण देते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि आपके मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहला राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, 14 से लेकर के 18 तक आता है ये, ठीक है। तो ये राइट टू इक्वालिटी है आपका। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में जो दिया गया है कि आप जो है सरकार जो गवर्नमेंट सॉरी जुडिशरी है ना, कोर्ट की नजरों में इक्वल है, ठीक है। सभी लोगों को समान जो है अधिकार दिए गए हैं, सभी लोग इक्वल हैं कानून के सामने, ठीक है। तो ये बात की जाती है राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग समान हैं, ठीक है, कानून की नजरों में। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, किसी भी बेसिस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 मूवी भी है ना, जिसमें बताया गया है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए इन सारे बेसिस पे। धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, किसी के साथ भी कहीं पर किसी ने जन्म लिया है तो उसके बेसिस पे, ठीक है, आपका जेंडर क्या है, तो उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये समाज में समानता को लेकर के आता है आर्टिकल 15। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सर्विसेज दी जाती है ना, तो उस सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोगों को अधिकार है कि आप जो है अपनी मेहनत करके जो भी एग्जाम जो भी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करें, और आपको उसका अधिकार है कि आप वहां पर जा सकते हैं, उस पोस्ट में आप उस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, उस ऑफिस में जा सकते हैं ना, जो है आप अधिकारी बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। पहले नहीं अंग्रेज हमारे साथ भेदभाव किया करते थे। अंग्रेज जो है गोरे लोगों के लिए अलग कानून था, है ना, जो वो लोग गोरे थे अंग्रेज, तो उनके लिए अलग कानून हुआ करता था, और हमारे देश के लोगों के लिए अलग तरीके से वो ट्रीट किया करते थे, भेदभाव किया करते थे, ठीक है। तो ये देखो आर्टिकल 14 हमारे संविधान में डाला गया, है ना। आर्टिकल 15 डाला गया, किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं करोगे। वो हमारे साथ बहुत भेदभाव किया करते थे, है ना। तो पब्लिक ऑफिसेज में भी जो है बाद में अलाउ किया गया इंडियंस को, पर इंडियंस भी अलाउड नहीं थे पब्लिक ऑफिसेज में, है ना। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी ना, उन्होंने सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिए इन सारी चीज़ों पे। अबॉलिश किया अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, कि ये जो छूत-अछूत करते हैं ना लोग, जो फूले मूवी आई है अभी,
ठीक है, ज्योतिबा फुले की जो मूवी है, तो उसमें बताया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है, कि किस तरीके की प्रथाएँ हमारे देश में चला करती थी, ठीक है, दलित के साथ कैसा व्यवहार हुआ करता था, शूद्र शूद्र कहा करते थे और अनटचेबल की प्रैक्टिस चला करती थी कि पॉल्यूट कर रहे हैं ये लोग एनवायरनमेंट को। तो ऐसी गंदी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की जा सकती हैं समाज में, सभी लोगों को समानता के साथ में जीने का अधिकार है। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस जो एक्ट है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 का है, उसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट भी कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना क्राइम होता है, ठीक है? और टाइटल्स वगैरह नहीं, पहले नहीं लॉर्ड, लॉर्ड लगाते थे, अलग-अलग टाइटल्स दिए जाते थे ना, तो वो सब अलाउड नहीं है हमारे देश में, ठीक है? हाँ, भारत रत्न वगैरह कह सकते हो आप, ठीक है? पद्मा अवार्ड ही कह सकते हैं, पर ऐसे नहीं, ओके? तो अब राइट टू फ्रीडम आता है, ठीक है? तो आज़ादी का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आता है। ठीक है? और जो है इसमें क्या बात की जाती है आर्टिकल 19 में आपको प्रोवाइड किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको बोलने का अधिकार, आप अपने व्यूज़ को रख सकते हो, ठीक है? पहले के टाइम पर अंग्रेज़ हमें जो है हम अपने विचार रखते थे, हमें बोलने का अधिकार भी नहीं था, गवर्नमेंट के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने समझ गए थे कि आगे चल के लोगों के साथ में ऐसा ना हो हमारे देश के साथ में, ठीक है? इसलिए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया। असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी आप देश के अंदर में मूवमेंट कर सकते हैं, ओके? कहीं भी आप जो है पूरे देश के अंदर में हमारे जो इंडिया के अंदर में, हमारे भारत के अंदर में आप जाकर के रह सकते हैं, ठीक है? और प्रोफ़ेशन का अधिकार कि ओ आप जो है कोई भी जो व्यापार कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी प्रोफ़ेशन कर सकते हो, तो ये आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस तो ये जो है आर्टिकल 20 के अंदर आता है। तो इसमें बोला गया है कि आपको मजबूर नहीं किया जा सकता जो गुनाह कबूल करने के लिए, है ना? होता है ना पुलिस वाले मार-मार के जो है ज़ुल्म जो है, जो भी किया गया है उसको जो है किसी भी पर्सन को फँसाने के लिए उसको मार-मार के बोलते हैं कि तूने ही किया है ये क्राइम, है ना? तो उससे एक्सेप्ट करवा लेते हैं, उससे साइन करवा लेते हैं पेपर वग़ैरह। पर वो जो इंसान है वो कोर्ट में जाकर के जो है मना कर देता है। बोलता है कि पुलिस ने हमसे ज़बरदस्ती करवाई, है ना? तो यही है कि किसी भी इंसान से ज़बरदस्ती आप जो है किसी जुर्म के लिए जो उनसे अ, फ़ोर्सफुली उनको एग्री नहीं करवा सकते हैं ना कि उन्हीं ने किया है, ठीक है? एक ही सज़ा की 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती आपको, ठीक है? मतलब किसी भी इंसान को और जो है अ, जो क्राइम दिया गया है कानून में उसके अकॉर्डिंगली ही पनिशमेंट दी जाती है, ओके? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है ये, ठीक है? इसमें से बहुत सारे अधिकार निकल के आए हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, तो इसमें आता है जैसे कि प्राइवेसी का राइट निकल के आया, राइट टू चूज़ अ लाइफ पार्टनर, ठीक है? शेल्टर का राइट निकल के आया, हेल्थ का राइट निकल के आया। एजुकेशन का राइट बना, ठीक है? फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन सारे बच्चों को 6 से लेकर के 14 साल तक के जितने बच्चे हैं, उनके लिए उनका अधिकार है आर्टिकल 21 ए में, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का। ओके, तो अगर आपकी जो है एजुकेशन आपको पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो ये आपकी राइट्स का वॉयलेशन होगा। तो इसके लिए जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल जो है 22 में दिया गया है ये, ठीक है? कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के जो अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। उसको बताना पड़ता है कि आपको किस बिनाह पर अरेस्ट किया गया है, क्यों आपको जो है अरेस्ट किया है पुलिस ने। और ना डिटेन कर लिया जाता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं सोसाइटी में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ना दंगे-फ़साद फैला सकते हैं। जब ना किसी एरिया में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, ठीक है? अब उनको पता है ये जो एक इंसान है, ये क्या कर सकता है लड़ाई-झगड़े फैला सकता है ये जो इंसान है, ठीक है? ये जो लोग हैं, तो इनको क्या करते हैं पहले से ही बंद करके रख लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है ताकि कोई क्राइम कमिट ना कर पाएँ ये लोग, है ना? तो डिटेंशन का अधिकार भी है, ये तो गवर्नमेंट के पास में है, ओके? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 तो आर्टिकल 23 में बोला गया है किसी भी इंसान का बेचना खरीदना नहीं करना चाहिए ओके मतलब होता है ना ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स इंसानों को बेचा और खरीदा जाता है ठीक है सेक्स स्लेव बना लिया जाता है लोगों के साथ में बहुत ही ज्यादा गलत चीजें की जाती है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए ओके तो ये भी क्राइम है फोर्स्ड लेबर जबरदस्ती किसी के साथ में मजबूरी जो है उनको मजबूर करके उनसे काम नहीं करवा सकते। होता है फोर्स्ड लेबर भी होता है अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा ये।
कई सारे लोगों से मज़दूरी करवाई जाती है ज़बरदस्ती, है ना? उनको पैसे भी नहीं दिए जाते हैं और जो है उनको पीढ़ियों से भी काम करवाया जाता है, उनके आगे बच्चों के बच्चों से भी काम करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, है ना? तो एक स्लेव तरीके की प्रैक्टिसेज़ हो जाती हैं ये, स्लेव बना लेते हैं, ठीक है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हज़ार्डियस जॉब्स, ठीक है? जो खतरनाक फैक्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि फायर क्रैकर्स की हो गई, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, तो 14 साल के जो नीचे के बच्चे हैं ना, उनसे किसी को भी ऐसी जॉब में नहीं ले सकते आप, ठीक है? ऐसे छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ओके, तो आर्टिकल 24 में जो है, ये बात की गई है, ठीक है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है सभी पर्सन्स को, ओके? तो इसमें बोला गया आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, हर किसी को अधिकार है कि जो उसका मन करता है, ठीक है? जिसको रिलिजन की रिस्पेक्ट करता है, उस रिलिजन को वो जो है प्रोपेगेट कर सकता है, लोगों को बता भी सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है? तो ये हमारे रिलिजन में जो सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है कि हर एक पर्सन को फ्रीडम ऑफ रिलिजन है। उसके पास में, है ना? तो वो अपने रिलीजन को है जो दूसरों को बता भी सकता है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को जो है कन्वर्ट करें फ़ोर्सफुली रिलीजन में, अपने रिलीजन में, है ना? तो ऐसा नहीं कर सकते, ये भी गलत चीज़ होती है, ये संविधान नहीं बोलता है, ठीक है? और ये जो है क्राइम होता है, ओके? मैनेज करना अपने रिलीजियस अफेयर्स को क देखा होगा ना आपने कई सारे जो मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए या फिर चर्च हो गए और मॉस्क हो गए, तो हर जगह देखने को मिलता है कि वहाँ ना कमिटी वगैरह देखने को मिलती है, अगर बहुत बड़ा कुछ होता है ना मंदिर वगैरह, तो वहाँ पर तो वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए होती है ना? तो ये भी आर्टिकल 26 में अधिकार दिया गया है। इसमें फ्रीडम दी गई है कि कोई भी टैक्स वगैरह आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर्टिकुलर रिलीजन को। टैक्स ना आपको देना ही पड़ता है, इसके बदले में आपको कोई सर्विस नहीं मिलती है। ओके, मतलब कंपल्सरी कोई सर्विस नहीं है, वो चीज़ अलग होती है कि गवर्नमेंट को अपन टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट अपन को कई सारी फैसिलिटीज़ देती है, पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि रोड बनवाना ज़माने भर की, है ना? तो ये जो है ना टैक्स वगैरह आप किसी भी रिलीजन के लिए कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे, है ना? तो ये आपको अधिकार दिया गया है, अगर आपसे कोई ऐसा करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा अ, रिल अ, जो स्कूल वगैरह हो गए, है ना? और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें ना पूरा का पूरा फंड कहाँ से आता है? गवर्नमेंट देती है उसको सारा का सारा फंड। तो ऐसे जो स्कूल, कॉलेजेस ज़माने भर के जो हो गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो उसमें आपको फ्रीडम है कि आपको वो फ़ोर्स नहीं कर सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह और रिलीजियस वर्शिप करने के लिए, ठीक है? किसी धर्म को मतलब कि नहीं प्रेयर वगैरह ऐसा तो फ़ोर्स नहीं कर सकते जिसको फुली मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ की जा रही है वो तो पूरी की पूरी सेक्युलर होगी ना, है ना? वहाँ पर सारे धर्म इक्वल होंगे तो एक धर्म का कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ओके, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल जो है 29 और 30 में दिया गया है। प्रोटेक्शन है यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हमारे देश में 6 तरीके की माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है? तो हमारे देश में 6 माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है? सिख पारसीज़, ओके, जैन और बुद्धिस्ट। ठीक है? तो हमारे देश में 6 तरीके की माइनॉरिटीज़ है जो कम संख्या में है, ठीक है? इनकी पॉपुलेशन जो है कम संख्या में है, ओके? तो इनको अधिकार दिए गए कि वो अपनी लैंग्वेज वगैरह, अपनी कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके? आर्टिकल 30 में दिया गया है कि ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, ओके? इनको जो है फंड मिलता है, सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से ताकि ये अपने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है अपने बच्चों को वगैरह को पढ़ा सकें, है ना? तो माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट दिए गए हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 29-30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है, इसको बी आर अम्बेडकर जो है हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बी आर अम्बेडकर, तो इन्होंने बोला था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है? तो इसके तहत जो है अगर कोई भी इश्यू आता है आपके जो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप डायरेक्टली जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है क्या इश्यू करते हैं? ऑर्डर देते हैं, जिसको रिट्स भी कहते हैं, ताकि फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट हो, फंडामेंटल राइट को जो है सभी लोग जो है उसको फॉलो करें, है ना? किसी के जो है फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन ना हो।
ओके, तो इतना समझ गए आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रिएम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसी किताब होती है, रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं इसमें, जिसके हिसाब से जो है पूरा देश चलता है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्टी का भी हो सकता है ना? जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका भी हो सकता है। ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह, विजन वगैरह लिखा है कि उनको किस तरीके का आगे चल के ग्रोथ, डेवलपमेंट अचीव करना है, ओके? और किस तरीके के उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनकी ऑर्गनाइज़ेशन किस तरीके की हो, है ना? क्या-क्या उनके रूल्स हैं जो फॉलो करेंगे, है ना? तो हमारे देश का भी संविधान है, ठीक है? सारे देशों का होता है संविधान, तो हमारे देश का भी संविधान है, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि हमें हमारा देश को कैसा बनाना है, ठीक है? हमारे देश में क्या-क्या चीज़ें हैं, ओके? जो गवर्नमेंट हो गई, और जो गवर्नमेंट में ना 3 आप चीज़ें समझ लो, ठीक है? एक तो होते हैं एग्ज़ीक्यूटिव, एक होते हैं लेजिस्लेचर और एक होती है जुडिशरी। एग्ज़ीक्यूटिव जो होते हैं, पहले समझो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाले, ठीक है? कानून को बनाने वाले होते हैं। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली होती है एग्ज़ीक्यूटिव, ओके? और कानून संविधान के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, ठीक है? संविधान के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, जो संविधान में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि संविधान में लिखा है हर एक इंसान की जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको देख कर के चलना है ना, जो आर्टिकल 21 का ध्यान रखना है ना, राइट टू लाइफ का ध्यान रखना, है ना, राइट टू शेल्टर का अधिकार है, राइट टू फूड का अधिकार है। और गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लेकर के आ गई जो कि ये सारे अधिकारों का वायलेशन कर रहे हैं, तो जुडिशरी उसको खत्म कर देती है उस कानून को, ठीक है? तो ये 3 पिलर्स होते हैं, ओके? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको गाइड करता है, इनकी पावर का बताया गया है कि किस हद तक इनकी पावर्स हैं, ठीक है? किस हद तक इनकी पावर्स जो हैं और लिमिटेड हैं, कितनी पावर्स हैं, तो सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, तो उसका एक प्रिएम्बल है। प्रिएम्बल को आप समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो कि आप प्रिएम्बल पढ़ लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर है क्या-क्या चीज़, ठीक है? तो प्रिएम्बल में क्या बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं, हमने अपने आप को ये क्या दिया है, संविधान दिया है, हम अपने आप को जो है क्या बनाते हैं, इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है? हम अपने सारे के सारे डिसीज़न खुद से ले रहे हैं। कोई दूसरा देश हमें आकर के नहीं बताएगा कि क्या हमें करना है। तो ये सोवरेनिटी कहलाती है। सोशलिस्ट, ठीक है? सोशलिस्ट वर्ड बाद में ऐड किया गया था संविधान में। मतलब सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट होती है ना, वो जनता के बारे में ज़्यादा सोचती है, जनता का वेलफेयर के बारे में बहुत सोचते हैं लोगों के, ठीक है? तो हम इस तरीके से भी काम करेंगे कि सोसाइटी में वेलफेयर हो, ओके? सभी लोगों का भला सोच करके हम काम करेंगे। सेक्युलर, किसी भी एक रिलीजन को हम प्राइमेसी नहीं देंगे, सारे रिलीजन हमारी नज़रों में एक समान हैं, इक्वल है, सारे रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट है, ओके? तो हमारे देश में पॉजिटिव सेक्युलरिज़्म होता है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है ना, जो यूरोप और यूएस हो गए, वहाँ पर नेगेटिव सेक्युलरिज़्म होता है। इसका मीनिंग भी आपको हम बताएँगे जब आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, चैप्टर्स के बारे में। तो सेक्युलरिज़्म में सारे रिलीजन एक समान है ना। डेमोक्रेटिक, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक है ना, ठीक है? तो हमारे देश में जो है डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, ओके? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे देश में। तो इसमें ना इनडायरेक्टली हम जो है अपने जो इनडायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, बाकी सारे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम लोकसभा के लोगों को चुनते हैं, है ना? जो कि एमपीज़ कहलाते हैं, ओके? और बाकी जो है बाकी के एमपीज़ जो राज्यसभा में होते हैं, उनको जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है? फिर ये सारे लोग जाकर के बैठ कर के कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में, ओके? पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे होती है, और जो हमारे देश में 28 स्टेट हैं, तो इसकी अलग हर स्टेट की जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं। ठीक है? तो ये लोग अपने स्टेट के लिए कानून बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एमएलएज़ होते हैं, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना? तो हमारा देश कैसा है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है? तो हमारे यहाँ इलेक्टेड होते हैं सारे लोग, जो जो भी होते हैं ना, जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं ये सारे लोग। और हम अपने सिटीज़न को क्या इंश्योर करेंगे कि सारे सिटीज़न को जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ओके, सभी लोगों को न्याय मिले, है ना? लिबर्टी है, लोगों को आज़ादी है अपने थॉट्स को रखने की, बिलीफ जो हमने अब अभी पढ़ा ना, फेथ एंड वर्शिप, ओके, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार है, सभी लोगों को अपनी एक्सप्रेशन, अपनी स्पीच वगैरह सब कुछ बोलने का अधिकार है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्च्युनिटीज़ एंड टू प्रमोट अमंग देम और फ्रॉटर्निटी, ठीक है? तो इक्वालिटी, सभी लोगों को समानता का अधिकार है, स्टेटस का एंड अपॉर्च्युनिटी का। हमने पढ़ा ना आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात की हमने, 14 से लेकर के 18 तक, है ना? अपॉर्च्युनिटी की भी बात की हमने।
फिर सभी लोगों को भाईचारे के साथ में हमारे देश में रहना है, डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की उसको भी प्रमोट करना है। आर्टिकल 21 में पढ़ा ना हमने कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, ओके? और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी लेकर के चलना है, ठीक है? तो हमें अपने देश को यूनाइट लेकर के चलना है। हमारे देश में संविधान को कब अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसमें कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया था, ठीक है? तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे और इसको लॉ डे भी कह सकते हैं। तो ये मनाया जाता है, ठीक है? 2015 से हमने ये मनाने का शुरू किया था, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे को क्योंकि 26 नवंबर को जो 1949 में हमने अडॉप्ट कर लिया था क्या? हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन आधा, ठीक है? पूरा नहीं, पूरा जो है 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए हम उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी को पूरा क्यों अडॉप्ट किया गया? क्योंकि 26 जनवरी को ना इम्पोर्टेंट डे है, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था कांग्रेस जो थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट रही है। इसमें जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, सब इसका पार्ट बनते थे, ओके? तो मतलब मैक्सिमम लीडर्स तो इसलिए जो इन्होंने डिक्लेयर किया था 1929 में कि हम पूर्ण स्वराज हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो इसलिए 26 जनवरी जो है इम्पोर्टेंट डे थी। इसलिए 26 जनवरी को जो है पूरा का पूरा संविधान अडॉप्ट किया गया। पर हाँ, कई सारे प्रोविज़न जो है 26 डे ऑफ नवंबर को अडॉप्ट कर लिए गए थे संविधान के। इसलिए दोनों डेट्स इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके इंट्रोडक्शन की ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है? तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, उसके साथ-साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, इतना समझ गए आप? तो आप इस बुक में ना कई सारी चीज़ें पढ़ोगे। पहले तो आप जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ोगे, है ना? कि अर्थ में जो भी प्लेसेस हैं, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानोगे आप, ठीक है? ओशन जो है 71% जो अर्थ में ना ओशन पानी से भरा हुआ है, ठीक है? हमारी जो अर्थ है। और सिर्फ 29% जो है ज़मीन है हमारे अर्थ में, है ना? लैंड जिस पे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, है ना? तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ के बारे में भी जानेंगे। फिर देखो हिस्ट्री के बारे में पढ़ने मिलेगा हमें, इंडिया और भारत के बारे में, है ना? इंडिया को भारत भी कहते हैं। संविधान में भी आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? तो दोनों नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आर्टिकल फर्स्ट जो है संविधान का उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो इंडियन सिविलाइजेशन कैसे कहाँ से शुरू हुई, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद में हम इंडिया के कल्चरल रूट्स और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम से हमारा देश जाना जाता है। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम देखो पॉलिटी में आ गए, हिस्ट्री भी पढ़ लिया हमने, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी में भी आ गए यहाँ पर, है ना? तो फैमिली एंड कम्युनिटी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल पे होती है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकती हैं। और ये पार्लियामेंट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, ठीक है? पार्लियामेंट पूरे देश का कामकाज देखते हैं, सारे देश के लिए कानून बनाते हैं। फिर स्टेट लेवल है हमारे देश में 28 स्टेट हैं। उन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ एक्सिस्ट करती हैं। जिसमें वो स्टेट के लिए कानून बनाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आती है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें पंचायत आती है, रूरल एरियाज़ में जो गाँव वाले इलाके हो गए और अर्बन एरियाज़ में आती है म्युनिसिपैलिटीज़, ओके? तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? रूरल एरियाज़ में जो पंचायत हो गई और यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज़ हो गई। ओके, इकोनॉमिक लाइफ ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये ऐसी रहेगी आपकी बुक। और फिर ये देखो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, वो ये कहते हैं, ठीक है? G20 की जब मीटिंग हुई थी ना, तो उसमें भी ये थीम रही थी वसुधैव कुटुंबकम की, वर्ल्ड जो है पूरी एक फैमिली है। ओके, तो अब मिलते हैं शुरू में, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में। तो आपको कैसा लगा आप लेक्चर बता सकते हो, ठीक है? और लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। थैंक यू।